कृषि। इस वीडियो में हम लोग भारत के कृषि के बारे में अध्ययन करेंगे। कहाँ पे कितना टेम्परेचर, किस फसल के लिए कितना तापमान होना चाहिए, किस फसल के लिए किस प्रकार की जलवायु, कैसी मिट्टी होनी चाहिए। ठीक। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल पर कितना क्षेत्रफल पर कृषि होता है और कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि में लगी हुई है। जय हिंद दोस्तों, हम लोग क्राउन समान ज्ञान अध्ययन कर रहे थे। ठीक, इसमें कंसेप्ट और फैक्ट दोनों को चर्चा किया जा रहा था। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग भारत का भौतिक भूगोल, नदी, झील, तालाब आदि के बारे में पढ़ चुके हैं। अब इसमें वनस्पति भी पढ़ लिए कल वाले लेक्चर में। आज वाले लेक्चर में हम लोग भारतीय कृषि के बारे में अध्ययन करेंगे। करें कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। ठीक है, भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ की 55% जनसंख्या अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर करती है। ठीक है, 55%, लगभग 59% के आसपास ये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर करती है। भूमि का उपयोग क्या? देश में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 228.73 मिलियन हेक्टेयर में से 305.81 मिलियन हेक्टेयर अर्थात 92.86% क्षेत्रफल ही भूमि उपयोग के आंकड़े उपलब्ध है। ठीक है, मतलब जो लगभग 328 मिलियन हेक्टेयर हमारे पास क्षेत्रफल है, उसमें से 305 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल का किस पे क्या बोया जा रहा है, किस समय क्या बोया जा रहा है, वहाँ पे सिंचाई की सुविधा कैसे, इस तरह का जो आंकड़े हैं मात्र 305 मिलियन हेक्टेयर पर उपलब्ध है। यानी कुल जो आंकड़े कृषि के लिए हमारे पास है उसमें से मात्र 92.86% सटीक है। इसमें क्या करें कि कुल जो बोया गया क्षेत्र कितना है, आपका जितना हमारे पास था उसका 46.4% है। वनाच्छादन जो वन है, ठीक है, 22, इसमें 23 दशमलव कुछ हो गया है। ठीक है, वर्तमान में यदि आप देखेंगे तो भारत में 24.62% वनाच्छादन और वृक्षावरण। ठीक है, वन और वृक्षावरण। ठीक है, वनाच्छादन और वृक्षावरण दोनों मिलाकर के 24.62% है। ठीक है, करके गैर कृषि योग्य जो भूमि है, जहाँ पे शहर वगैरह बसे हैं या तो कोई हाईवे है, ठीक है, वो 8.6% है भूमि। ठीक, बंजर भूमि और अकृषि भूमि मतलब जिस पे खेती नहीं किया गया 5.63% है। कृषि योग्य जो बंजर भूमि है जिसमें कृषि किया जा सकता है 4.13% है। वर्तमान में जो पड़ती है वो 4.81% है। जो अन्य भूमि जिसके पास हमारे पास आंकड़ा उपलब्ध नहीं है 7.9% है। राष्ट्रीय कृषि नीति 2000 के बारे में देखिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार पूछा हुआ है, आरओ में भी पूछा। करेंगे केंद्र सरकार ने इस नीति की घोषणा 28 जुलाई 2000 को की थी। एक बार पूछा था 2022 या 23 वाले में। ठीक है, 22 वाले में संभवतः पूछा है, 21 वाले में, कि राष्ट्रीय कृषि नीति कब घोषित की गई है। 28 जुलाई 2000 को राष्ट्रीय कृषि नीति घोषित किया गया था। इसके अगले 2 वर्ष यानी 2 दशकों के लिए कृषि में 4% की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया था। राष्ट्रीय कृषि नीति 28 जुलाई 2000 को घोषित किया गया। इसमें लक्ष्य निर्धारित किया गया कि अगले 2 दशकों तक मतलब 20 वर्ष तक हमको 4% की वृद्धि रखना है। इस कृषि नीति का वर्णन इंद्रधनुषी क्रांति मतलब रेनबो के रूप में किया जाता है। ठीक है, इंद्रधनुषी क्रांति उस क्रांति को कहते हैं जहाँ पे सभी खाद्यान्न उत्पादन करने वाले क्रांतियों को एक साथ मिला देते हैं। खाद्यान्न उत्पादन मतलब जो है कि आपका मान लीजिए खाद्यान्न हो गया या जो भी कृषि से संबंधित क्रांति है, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, पीली क्रांति, गोल क्रांति, ठीक है, या मतलब अन्य तरह की जितनी क्रांति हैं, श्वेत क्रांति। ठीक है, श्वेत क्रांति आप जानते हैं दूध उत्पादन से है, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से, गोल क्रांति, ठीक, गोल क्रांति आलू उत्पादन से संबंधित है। जितनी क्रांति है सब के सबको एक साथ मिला दिया जाए तो उसको हम इंद्रधनुषी क्रांति के नाम से जानते हैं। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन के कुछ क्रांतियों का यहाँ पे नाम दे रखा है। इन सारे क्रांतियों को एक साथ मिला करके आपको इंद्रधनुषी क्रांति का नाम देगा। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन मतलब धान, गेहूँ, चावल, ठीक है, इसके उत्पादन के लिए हरित क्रांति। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन के लिए। पीली क्रांति यानी येलो क्रांति आपका तिलहन उत्पादन करने के लिए। लाल क्रांति मांस, टमाटर, ठीक है, और प्याज, ठीक है, इसमें प्याज भी शामिल कर लीजिएगा। मांस, टमाटर और प्याज उत्पादन करने के लिए पीली क्रांति का प्रयोग किया जाता है। मांस, टमाटर और प्याज के लिए पीली क्रांति का, लाल क्रांति का। गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन करने के लिए। ठीक है, गुलाबी क्रांति के लिए क्या आप झींगा उत्पादन करने के लिए गुलाबी क्रांति। भूरी क्रांति जो कि गैर परंपरागत ऊर्जा, भूरी क्रांति गैर परंपरागत ऊर्जा, ठीक है,
देखिए विशेष करके जो भूरी क्रांति है गैर परंपरागत ऊर्जा के लिए, गोल क्रांति आलू उत्पादन करने के लिए। रजत क्रांति आपका अंडा मुर्गी उत्पादन करने के लिए रजत क्रांति उपयोग किया जाता है। सुनहरी क्रांति मतलब फल उत्पादन, ठीक है। गोल्डन क्रांति सुनहरी क्रांति के लिए फल उत्पादन करने के लिए। ग्रे क्रांति उर्वरक क्रांति, ठीक है। उर्वरक उत्पादन करने के लिए आपको ग्रे क्रांति का उपयोग करते हैं। खाद्यान्न उत्पादन करने के लिए, ठीक है। खाद्यान्न श्रृंखला यानी फूड चेन क्रांति जो है कि खाद्यान्न या सब्जी फलों को सड़ने से बचाने के लिए। ध्यान रखिएगा खाद्यान्न श्रृंखला क्या है, ये खाद्यान्न श्रृंखला या खाद्यान्न श्रृंखला क्रांति या फूड चेन रिवॉल्यूशन। खाद्यान्न हो गया या सब्जी हो गया या फल हो गया, उनको सड़ने से बचाने के लिए जिस क्रांति का प्रयोग करते हैं हम उसको खाद्यान्न श्रृंखला क्रांति के नाम से जानते हैं। कृष्ण क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन के लिए कृष्ण क्रांति या काली क्रांति को जाना जाता है। भारत में क्रियात्मक भूमि जोत का आकार क्या है, किसके पास किस तरह का भूमि होगा तो उसको किस तरह का किसान कहा जाएगा। भारत में अधिकांश कृषक जोत सीमांत प्रकार के हैं, जो इस प्रकार है, ठीक है। सीमांत जोत उनको कहते हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि हो, उनको सीमांत जोत कहेंगे आप, ठीक है। लघु जोत 1 से 2 हेक्टेयर जिनके पास भूमि है उनको लघु जोत या लघु किसान कहते हैं। मध्यम जोत जिनके पास 2 से 10 हेक्टेयर की भूमि हो उनको मध्यम जोत वाले किसान कहेंगे। बृहद जोत वाले जिनके पास 10 हेक्टेयर से अधिक का भूमि हो उनके पास बृहद जोत वाले किसान कहा जाता है। सबसे ज़्यादा संख्या जो है कि आपका सीमांत जोत मतलब ऐसे किसान भारत में हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि है। हरित क्रांति के बारे में देखिए थोड़ा सा, कि अमेरिकी वैज्ञानिक विलियम गैड, ये नाम इनका याद रखिएगा, अमेरिका के वैज्ञानिक थे विलियम गैड ने सर्वप्रथम 1960 ईस्वी में हरित क्रांति शब्द का प्रयोग किया था, ठीक है। भारत में जानते हैं कि 1967-68 के आसपास, ठीक है, 1967-68 में भारत में हरित क्रांति आता है, ठीक है। 1960 में विलियम गैड ने सबसे पहले हरित क्रांति शब्द का प्रयोग किया था। भारत में हरित क्रांति का आशय जो है कि कृषि के क्षेत्र में परंपरागत तकनीक को, खेती की विधियों का आधुनिकीकरण विधि से परिवर्तन करना था, ठीक है। किसी भी क्रांति का संबंध होता है कि उसकी आधारभूत संरचना या उत्पादन की इकाइयों में आपको मूलभूत, ठीक है, मतलब अमूलचूल परिवर्तन करना ही क्रांति के नाम से जाना जाता है। भारत में जो हरित क्रांति शब्द का प्रयोग इसलिए किया गया, इस आशय से किया गया हरित क्रांति शब्द का प्रयोग कि उत्पादन के साधनों में अमूलचूल परिवर्तन कर दिया जाए। मतलब जो तकनीकी है, सिंचाई सुविधा है या जोतने के लिए ट्रैक्टर वगैरह, ये जोत के जो भी संसाधन है उसमें आप एक अमूलचूल आधारभूत परिवर्तन किए जाएँ। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग ने 1970 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार विजेता हरित क्रांति के जनक कहा जाता है। जो नॉर्मन बोरलॉग थे 1970 में नोबेल पुरस्कार विजेता थे, उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग थे, ठीक है। विलियम गैड आपका हरित क्रांति शब्द का प्रयोग किए। नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। भारत में हरित क्रांति का जनक यदि कौन पूछता है कौन है तो MS स्वामीनाथन। अब इनका हाल ही में मृत्यु हो गया है, के रूप में जाना जाता है। भारत में 1966-67, सॉरी मैं 67-68 कर रहा था क्योंकि कई 67-68, 66-67 देता है, लेकिन विशेष करके 1966 और 67 में हरित क्रांति प्रारंभ किया गया था। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गेहूं की खेती से शुरू किया गया था। इसमें जो उन्नत किस्म के बीज, उर्वरक और सिंचाई की सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया गया था, ठीक। एक प्रश्न पूछता है कि हरित क्रांति से जो प्रथम हरित क्रांति हुई उसमें से कौन से अनाज पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा था, तो वो गेहूँ था। ये गेहूँ कौन था, मैक्सिकन गेहूँ, ठीक है, जो मैक्सिको है, ठीक है, उसी के मैक्सिको फर्म से इस गेहूँ को उत्पादन करके यहाँ पे भारत में लाया गया था, ठीक है। कौन सा अनाज बहुत कम प्रभावित हुआ, तो जो चावल था, ठीक है, चावल बिल्कुल अछूता रह गया था। चावल जो है कि जो प्रथम हरित क्रांति थी बिल्कुल अछूता रह गया था, मोटे अनाजों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता प्रथम हरित क्रांति का, ठीक। प्रथम हरित क्रांति में किया क्या गया कि बहुत ज़्यादा उर्वरकों का, उन्नत किस्म के बीजों का इस्तेमाल किया गया। इस तरह का जेनेटिकल मॉडिफाई बीज इस्तेमाल किया गया जो अधिक से अधिक उर्वरक और पानी का उपयोग करता था, जिसके चलते जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो गया, पंजाब, हरियाणा वाले क्षेत्रों में आपका पारिस्थितिकी असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो गई और वहाँ की भूमि जो कि बंजर बनने लगी। ये साइड इफ़ेक्ट थे हरित क्रांति का। आइए
बकर की नई योजना के द्वारा निर्धारित जलवायु प्रदेश, नई जो योजना है उसके अनुसार जो कौन से जलवायु प्रदेश है भारत में, योजना आयोग एवं कृषि मंत्रालय ने देश को 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया है। ठीक है, यदि भारत में आपसे पूछूं कि भारत को कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है तो 15। ठीक है, अगर भारत को कितने कृषि पारिस्थितिकी जलवायु प्रदेश में बांटा गया है, ध्यान से सुनिएगा, कृषि पारिस्थितिकी, ठीक है, कृषि पारिस्थितिकी जलवायु प्रदेश यदि आपसे पूछ रहा है तो आप 20 लगाइएगा। ठीक है, कृषि पारिस्थितिकी जलवायु प्रदेश कितना है? 20। कृषि पारिस्थितिकी जलवायु प्रदेश 20 है। कृषि जलवायु प्रदेश पूछेगा तो आप यहाँ पे 15 ऑप्शन क्लिक करेंगे। ठीक है, देखिए जो 15 कृषि जलवायु प्रदेश है उसमें कौन कौन से हैं? पश्चिमी हिमालय, ठीक है, पश्चिमी हिमालय में क्या है? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश एवं गढ़वाल वाला क्षेत्र जो है कि पश्चिमी हिमालय जलवायु कृषि जलवायु प्रदेश में आता है। पूर्वी हिमालय कृषि जलवायु प्रदेश में सिक्किम हो गया, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा, अरुणाचल प्रदेश में सिक्किम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश पूर्वी कृषि जलवायु प्रदेश में आते हैं। सतलज यमुना मैदान वाले क्षेत्रों में कौन से? हरियाणा है, पंजाब है, चंडीगढ़ और दिल्ली। सतलज यमुना कृषि जलवायु प्रदेश में पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली। याद नहीं रखना है, बस आप एक बार मोटा मोटी नाम सुन लीजिए, तो अगर कभी क्वेश्चन पूछा भी जाता है तो आपको आइडिया लग जाएगा कि इसमें कौन सा है। ठीक है, सतलज वाले में पश्चिमी उत्तर प्रदेश भी इसी में शामिल था। सतलज यमुना वाले में गंगा का ऊपरी मैदान में आपका पश्चिमी उत्तर प्रदेश आता है। ठीक है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ भाग उधर सतलज वाले में, कुछ इसमें आ जाएगा गंगा के ऊपरी मैदान में। उत्तराखंड और हरिद्वार जिला, ठीक है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश विशेष करके रुहेलखंड आदि वाला जो जिला है इसमें आ जाएगा। मध्य गंगा वाले में उत्तर प्रदेश एवं बिहार के क्षेत्र आ जाएंगे। मध्य प्रदेश मतलब पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार वाला क्षेत्र और मध्य उत्तर प्रदेश मध्य गंगा मैदान में आ जाएगा। निचला गंगा मैदान कृषि जलवायु प्रदेश में ब्रह्मपुत्रा की घाटी, पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग को छोड़ करके, दार्जिलिंग इसमें नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि दार्जिलिंग एक पहाड़ी एरिया है, ये हिमालय वाले क्षेत्र में आ जाएगा। ठीक है, सिक्किम के साथ लग जाए। पूर्वी हिमालय जलवायु प्रदेश में दार्जिलिंग वाला क्षेत्र आता है। गंगा का जो निचला मैदान है पूर्वी बिहार हो गया। ठीक है, पूर्वी पठार एवं पहाड़ी प्रदेश में कौन सा आ जाएगा? छोटा नागपुर पठार हो गया, दंडकारण्य का पठार, उड़ीसा का पठार, छत्तीसगढ़ का पठार एवं झारखंड का पठार पूर्वी पहाड़ी कृषि जलवायु प्रदेश में आ जाएगा। अरावली मालवा उच्च भूमि वाले में नागपुर का पठार, महाभारत का पठार। ठीक, विंध्याचल छत्तीसगढ़, बाघेलखंड, बुंदेलखंड और मालवा। ठीक है, और अरावली उच्च भूमि में देखिए नागपुर का पठार, महाभारत का पठार, विंध्याचल का पहाड़। ठीक है, छत्तीसगढ़, बाघेलखंड, बुंदेलखंड, मालवा का पठार और बस्तर का पठार। ठीक है, जो ये आप महाभारत का पठार ये नया है, शायद आप इसका नाम नहीं सुने होंगे, तो इसके बारे में ये जान लीजिए कहाँ पर है। ठीक है, जो महाभारत का पठार आपका है, देखिए जी, पूर्वी राजस्थान। ठीक है, ईस्ट ईस्ट राजस्थान। ठीक है, उत्तर पश्चिम एमपी, उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश में और कुछ गुजरात का क्षेत्र है। ठीक है, जो आपका महाभारत का पठार है पूर्वी राजस्थान हो गया। ठीक है, पूर्वी राजस्थान, उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश का कुछ क्षेत्र इसमें आ जाता है और कुछ गुजरात वाला क्षेत्र आ जाता है किसमें? महाभारत के पठार में। आइए महाराष्ट्र के पठार के बारे में, इसमें केवल जो कि दंडकारण्य मतलब जो महाराष्ट्र पठार के जलवायु कृषि जलवायु प्रदेश है उसमें दक्कन का पठार आता है। दक्कन का भीतरी प्रदेश में आपका दक्कन का भीतरी कृषि जलवायु प्रदेश में कर्नाटका का पठार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु उच्च भूमि आते हैं इसमें। उत्तर में आदिलाबाद जिले से लेकर के दक्षिण में मदुरई तक इस शामिल किया जाता है। पूर्वी तटीय मैदान में कोरोमंडल तट, उत्कल तट और उत्तरी सरकार। ठीक है, कोरोमंडल तट, ठीक है, मतलब पूर्वी जो तटीय मैदान है, कोरोमंडल तट तमिलनाडु वाला है। ठीक है, उत्कल तट उड़ीसा वाला है, आंध्र प्रदेश। ठीक है, और उत्तरी तमिलनाडु वाला जो क्षेत्र है उसको उत्तरी सरकार, मतलब कृष्णा और गोदावरी वाला जो बेसिन है उसको उत्तरी सरकार कहते हैं। उसके ऊपर चले जाएंगे तो आपका उत्कल तट उड़ीसा में आ जाएगा। ये पश्चिमी तटीय मैदान में आपका
कोंकण तट कर्नाटक वाला हो गया, ठीक है, कर्नाटक का तट, मालाबार तट, ठीक है, मालाबार केरल वाला हो गया। गुजरात का मैदान एवं पहाड़ी क्षेत्र में कौन सा आ जाएगा? कच्छ, काठियावाड़, ठीक, कच्छ काठियावाड़। महाराष्ट्र का संकरा तटीय भाग, पूर्वी नदी घाटी और निम्न भूमि व घाटियाँ। पश्चिमी कृषि जलवायु प्रदेश में उत्तरी गुजरात, थार का मरुस्थल, अरावली एवं पूर्वी अर्धशुष्क प्रदेश हरियाणा का जो सीमांत भाग है, ठीक है। द्वीपी कृषि जलवायु प्रदेश में लक्षद्वीप आ जाएगा, ठीक है। लक्षद्वीप के बारे में एक फैक्ट आपको बताया था, ये लक्षद्वीप आपका अरावली पर्वत का भाग है, ठीक है। अरावली, ये किसका भाग है? अरावली, ठीक है। ऐसे चीज़ों को याद करते हुए चलेंगे ना तो याद हो जाएगा, ठीक है। अरावली पर्वत का ही भाग है लक्षद्वीप। अंडमान निकोबार आपका हिमालय का, ठीक है, हिमालय का समुद्र में डूबी हुई चोटियां हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। मतलब जो द्वीपी क्षेत्र है उस द्वीपी क्षेत्र में आपका लक्षद्वीप हो जाएगा, अंडमान निकोबार आ जाएगा, ठीक है भाई। कर्तन और दहन, ठीक है। अब कुछ ये है कि भारत में आप जानते होंगे जो झूम कृषि की जाती है। झूम कृषि मतलब इस तरह की कृषि प्रणाली को हम झूम कृषि कहते हैं, जहाँ पे किसान, ठीक है, या तो जनजातीय क्षेत्र होते हैं, जंगल को पहले जला करके पूरी तरह से काटेंगे, सूख जाएगा, फिर उसको जला देंगे। जलने के बाद उस भूमि में जब तक उर्वरता बनी रहती है तब तक तो वहाँ पे कृषि करते हैं। जैसे उर्वरता खत्म हो जाती है उस भूमि को, उसको छोड़ करके वो जनजातीय क्षेत्र या कृषि समुदाय फिर दूसरे जगह जंगल को साफ करते हैं, मतलब जंगल को काटते हैं, जलाते हैं, ठीक है, और फिर उसमें कृषि कार्य करते हैं। इस तरह का जो कृषि प्रणाली है उसको स्थानांतरणशील कृषि कहा जाता है। तो इस तरह से जंगल का बहुत ज़्यादा विनाश हो जाता है और पर्यावरण के लिए ये प्रतिकूल है, ठीक। कर्तन दहन प्रणाली, ठीक है, स्लेश एंड बर्न। किसान जमीन के टुकड़े को साफ करके उन पर अपने परिवार का भरण पोषण के लिए अनाज या खाद्यान्न उगाते हैं, ठीक है। इनको कई स्थानों पर कई नामों से जाना जाता है, ये पूछा जाता है, ठीक है, इसको आप ध्यान से सुनिएगा, पूछा जाता है। मध्य प्रदेश में जो झूम कृषि है उसको बेबर दहिया कहते हैं। मध्य प्रदेश में क्या आप कहेंगे? बेबर दहिया। आंध्र प्रदेश में पेड्डू पेड्डा, आंध्र प्रदेश में पोड्डू पेड्डा या पेड्डू पेड्डा, ठीक है, कहीं पोड्डू लिखता है कहीं पेड्डू लिखता है, ठीक। उड़ीसा में आपका पामाडाबी, उड़ीसा में पामाडाबी, टीना डाबी से याद रखिएगा, पामाडाबी, ठीक है। पामाडाबी कहाँ पे है आपका? उड़ीसा में है। पुड्डू और पेड्डा आंध्र प्रदेश में है और बेबर दहिया आपका मध्य प्रदेश में है। पश्चिमी घाट में कुमारी कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है। पश्चिमी घाट में आप क्या कहेंगे? कुमारी कहेंगे, ठीक है। जो झूम कृषि प्रणाली है पश्चिमी घाट में कुमारी। हिमालय क्षेत्र में आप खील कहते हैं, हिमालय क्षेत्र में खील। झारखंड वाले में कुरुआ, झारखंड वाले क्षेत्र में कुरुआ। राजस्थान में वालेर और वाल्टेर, राजस्थान में वालेर वाल्टेर, ठीक है। कुमारी पश्चिमी घाट में, खील हिमाचल प्रदेश में, कुरवा झारखंड में, राजस्थान में वालेर और वाल्टेर। उत्तर पूर्वी प्रदेश में यानी असम में, मेघालय में, मिजोरम में और नागालैंड में, मणिपुर में, ठीक है। मतलब जो असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, इन क्षेत्रों में झूम कृषि कहते हैं। झूम कृषि वही मैं बताया था कि जंगल को पहले किसान क्या करेंगे, उसको काट देंगे, फिर सूख जाएगा, फिर जला देंगे और उसके बाद से जो भूमि बचेगी उस पर कृषि कार्य करेंगे। जब तक कृषि कार्य करते रहेंगे तब तक कि उसमें उर्वरता बनी रहे, उस खेत की उर्वरता, उस ज़मीन में उर्वरता, पोषक तत्व तो बना रहता है, तब तक उसमें कृषि कार्य, फसल उगाते हैं। जब ये बंजर भूमि होने लगता है, अब इसमें लगता है कि अब फसल को नहीं उगाया जा सकता है, तो उसको छोड़ करके दूसरी जगह स्थानांतरित हो जाते हैं, फिर जंगल को साफ करके इसी तरह की प्रक्रिया अपनाते हैं वो। तो इस तरह से जंगल धीरे धीरे कम होता चला जाता है। पर्यावरण के लिए प्रतिकूल कृषि प्रणाली है झूम कृषि, ठीक। मणिपुर में पामलू, मणिपुर में अलग से पामलू। छत्तीसगढ़ बस्तर वाले क्षेत्र में रीप कहते हैं, छत्तीसगढ़ बस्तर वाले एवं अंडमान निकोबार, छत्तीसगढ़ बस्तर और अंडमान निकोबार में रीप कहते हैं, ठीक है। एक बार और इसको देखिए क्योंकि ये पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए एक बार और इसको मैं याद कराता हूँ आपको। बेबर दहिया मध्य प्रदेश में, पोड्डू पेड्डा आंध्र प्रदेश में, पामाडी यानी टीना डाबी, जिसको मैं बोला था आपको टीना डाबी के नाम से याद रखिए, पामाडी उड़ीसा में हो गया। कोमान बारीना, ठीक है, मतलब जो आपका उड़ीसा में है, देखिए पामाडाबी, कोमान और बरिंगा, ठीक है। बरिंगा कोमान, ये छूट गया था पिछली बार, ठीक है, बरिंगा और कोमान,
ठीक है। बोरिंगा, कोमान, पामाडावी आपका ये कहाँ पे है? उड़ीसा में है। हाँ, तो आगे बढ़िए। कुमारी घाट, कुमारी घाट आपका, ठीक है, कुमारी यानी पश्चिमी घाट में हिमालयी क्षेत्रों में खील होता है। देखिए इसी में बेच रहा है कपड़ा वाला, कोई बात नहीं, बेचने दीजिए, व्यापार है, बेचारा अपना कर रहा है। झारखंड में कुरुआ, झारखंड में कुरुआ कहेंगे। राजस्थान में वालेर या वाल्टेर राजस्थान में कहते हैं। ठीक, देखिए जो पूर्वोत्तर वाला क्षेत्र है, असम, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर में झूम कृषि के नाम से जाना जाता है। पामलू कहाँ पे? पामलू में, मणिपुर में पामलू कहते हैं। छत्तीसगढ़ और बस्तर वाले क्षेत्र में रीप अंडमान निकोबार, ठीक है, अंडमान निकोबार हो गया। रीपो का विशेष करके देखिए जो झूम कृषि अपनाया जाता है वो सब के सब जनजाति क्षेत्रों के द्वारा, मतलब जनजाति जो लोग होते हैं उन्हीं के द्वारा अपनाया जाता है। ठीक है, आइए। वालेर वाल्टी राजस्थान वाला याद रखिएगा, कुमारी पश्चिमी घाट वाला, ठीक है, और आपका खिल हिमालयी क्षेत्र का ये पूछा जाता है। अब देखिए कुछ विश्व में भी झूम कृषि किया जाता है, जो विश्व की जनजाति हैं उनके द्वारा भी झूम कृषि को अपनाया जाता है। तो जो मैक्सिको है, ठीक है, तो मैक्सिको में जो झूम कृषि होता है, मैक्सिको और मध्य अमेरिका वाले क्षेत्र में उसको मिलापा, ठीक है, मिल्पा। वेनेजुला में कोनुको, वेनेजुला में क्या कहेंगे? कोनुको, ठीक है, वेनेजुला का याद रखिए, कोनुको। वेनेजुला में झूम कृषि जो अपनाई जाती है कोनुको कहते हैं वेनेजुला वाले क्षेत्र को, और मिल्पा आपका मध्य मैक्सिको अमेरिका में। ब्राज़ील में रोका, ब्राज़ील में क्या करेंगे? झूम कृषि को रोका, ठीक है, झूम कृषि जो स्थानांतरणशील कृषि भी इसका अन्य नाम है, ये विशेष करके जनजातियों के द्वारा अपनाया जाता है, उसको रोका। एक बार और याद रखिएगा, एक बात तो ये सुन लीजिए ध्यान से, जब बात चला है तो देखिए कृषि क्षेत्र में, मतलब कृषि से जो सर्वाधिक कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन जो किया जाता है सबसे ज़्यादा चीन करता है। मतलब कृषि क्षेत्र में सबसे ज़्यादा CO2 का उत्सर्जन पहले नंबर पे चाइना करता है, दूसरे नंबर पे आपका ब्राज़ील है, ठीक है, कृषि क्षेत्र में दूसरे नंबर पे ब्राज़ील और तीसरे पे आपका भारत है। ठीक है, कृषि क्षेत्र में जो CO2 का उत्सर्जन होता है सबसे ज़्यादा चाइना करता है, दूसरे नंबर पे ब्राज़ील करता है और तीसरे नंबर पे आपका भारत करता है कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन। कृषि से भी तो आपका ग्रीन हाउस गैसें निकलती हैं ना, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड कहिए, ग्रीन हाउस गैसें कहिए, मतलब ग्रीन हाउस कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक उत्पादन चाइना करता है, चाइना के बाद ब्राज़ील करता है ग्रीन हाउस गैसें कृषि क्षेत्रों से। ठीक, उसके बाद से तीसरे नंबर पर भारत ग्रीन हाउस गैसों का सर्वाधिक उत्सर्जन करता है कृषि क्षेत्र में। आइए, ब्राज़ील में आपका रोका हो गया, मध्य अफ्रीका में मोसोल, मध्य अफ्रीका में क्या था? मशोले, इंडोनेशिया में लदांग और वियतनाम में रे। वियतनाम में क्या कहेंगे? झूम कृषि को रे कहेंगे। इंडोनेशिया में लदांग पूछा गया है, इंडोनेशिया में लदांग पूछा गया है। मध्य अफ्रीका में आपका मशोले, मध्य अफ्रीका में मशोले। अब देखिए फसल का प्रकार, ठीक है, किस प्रकार की मिट्टी होगी, कब बोया जाता है, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लीजिए। जो खरीफ की फसल है जुलाई में, ठीक है, और अक्टूबर में, मतलब जुलाई में बोई जाती है, अक्टूबर में काट ली जाती है। रबी की फसल अक्टूबर में बोएंगे, अप्रैल में काट ली जाती है। जायद की फसल मार्च में बोते हैं, जून में काट ली जाती है। भारत तो उष्ण समशीतोष्ण दोनों कटिबंधों में स्थित है, ठीक है, उष्ण कटिबंध और समशीतोष्ण दोनों क्षेत्रों में स्थित है। मतलब जो 23.5 डिग्री, ठीक है, जो 23.5 डिग्री कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र है उसको उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। और अगर इसके ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, तो इसको उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। इसके ऊपर थोड़ा सा और चले जाएंगे, लगभग 45 डिग्री के आसपास इसके ऊपर चले जाएंगे, ठीक है, या तो बहुत ठंडा क्षेत्र है तो उसको समशीतोष्ण क्षेत्र कहा जाता है। मतलब भारत उष्ण और उपोष्ण, ठीक है, समशीतोष्ण नहीं, ठीक है, उष्ण और उपोष्ण दोनों क्षेत्रों में भारत आता है। भारत की फसलें निम्न है, जो खाद्यान्न फसल है उसमें चावल, गेहूँ, मक्का, ज्वार, बाजरा, रागी, जौ, दालें ये खाद्यान्न फसलें हैं। पेय फसलों में, पेय पदार्थ में चाय, कहवा, तंबाकू। व्यावसायिक में नकदी फसलें जो कि गन्ना है, तिलहन है, तंबाकू है, ठीक है, जो नकदी फसलें आती हैं गन्ना, तिलहन। तिलहन में मूंगफली, तिल, राई, पीला सरसों को राई कहा जाता है, और सरसों काला सरसों। सोयाबीन, रबर, ठीक, फल और सब्जियां, ये सब की सब व्यावसायिक या नकदी फसल कही जाती हैं। रेशेदार जो पौधे होंगे, जूट होगा, कपास होगा, जूट होगा, सन होगा, पटुआ होगा और मेस्ता होगा। ठीक है, एक बार और सुन लीजिए, कपास, जूट, सन, पटुआ और मेस्ता। जो खाद्यान्न फसलें उनके बारे में थोड़ा सा एक बार देख लीजिए। जो चावल होगा, चावल के लिए
24 डिग्री सेल्सियस औसत तापमान चाहिए। और वर्षा 150 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा, और मिट्टी की जो प्रकार होगी वो दोमट मिट्टी होगा। चावल के लिए जो अनुकूल राज्य हैं वो आपका पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश चावल के लिए अनुकूल राज्य है। जहाँ पे पानी की उपलब्धता अधिक है उन राज्यों में चावल की खेती की जाती है। चावल की 3 किस्में होती हैं, अमन, ठीक है, देख लीजिए, अमन, औस और बोरो, ठीक है। ये चावल की 3 किस्म खेती है। जो पश्चिम बंगाल है, इस बात को सुनिएगा ध्यान से, पश्चिम बंगाल और आपका तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल तमिलनाडु भारत के 2 ऐसे राज्य हैं जहाँ पर साल भर में 3 फसलें उगाई जाती हैं चावल की, अमन, औस और बोरो, ठीक। अब इस समय जो अभी जून जुलाई वगैरह चल रहा है, ठीक है, जून में, अब इस समय जो उत्तर भारत में या दक्षिण भारत में अब पूरे क्षेत्रों में जो चावल की खेती की जाती है उसको अमन कहते हैं, ठीक है, अमन कहते हैं, ठीक है। इसके बाद जो शरद ऋतु, अब इसके बाद शरद ऋतु तो आएगा, उसमें जो खेती की जाती है उसको औस कहते हैं, ठीक है, औस कहते हैं। उसके बाद से जो आता है जो शरद ऋतु वाला होता है उसको जो शुष्क शरद ऋतु उसको बोरो कहते हैं, ठीक है, बोरो। मतलब अमन, औस और बोरो ये क्या है कि चावल की 3 अलग-अलग किस्में हैं, मतलब अलग-अलग समय जो उगाई जाती हैं। अब पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु एक ऐसे राज्य हैं जहाँ पे साल भर में 3 चावल की फसलें काटी जाती हैं, अमन, औस और बोरो। आइए, जो कृषि की किस्में चावल की किस्में हैं, R20, जया, पूसा, ठीक है, कावेरी, STE 1039, IET 1133, ठीक है। गेहूँ की जो किस्में क्या है, आदर्श तापमान गेहूं के लिए 10 से 15 डिग्री सेल्सियस चाहिए, 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होगी। काप मिट्टी, जिसको आप जलोढ़ मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पंजाब, ठीक है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब चावल की कृषि के लिए अनुकूल राज्य हैं। चावल की जो किस्में हैं, कल्याण, सोना, सोनालिका, छोटी, लारमा, साबरमती, सुनेरा, सोना और 227। ज्वार यानी सोरघम जिसको कहते हैं, उत्पादन के लिए आदर्श तापमान 27 से 32 डिग्री सेल्सियस होता है। कर्नाटक, महाराष्ट्र में ज्वार का विशेष रूप से उत्पादन होता है। देखिए, जो ज्वार है उसके लिए 30 से 65 डिग्री सेल्सियस सेंटीमीटर वर्षा होनी चाहिए। काली चिक्का युक्त दोमट मिट्टी होनी चाहिए। कर्नाटक, मध्य प्रदेश इसके लिए उपयुक्त है। मोटे अनाज जिसको कहेंगे। बाजरा के लिए तापमान 25 से 31 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए। 40 से 50 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होनी चाहिए। जो मिट्टी का प्रकार होगा वो बलुई दोमट प्रकार की मिट्टी होगी। बाजरा के लिए जो अनुकूल राज्य हैं, जहाँ की जलवायु बाजरा की खेती के लिए अनुकूल है, हरियाणा है, मध्य प्रदेश, गुजरात है, ठीक है। छिछली काली मिट्टी भी इसके लिए, बाजरा के लिए उपयुक्त है। काली मिट्टी जानते हैं, कपास की मिट्टी कहा जाता है इसको। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काली मिट्टी को चरनोजेम, ठीक कहते हैं। मक्का की खेती के लिए आपका 21 से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए। 50 से 75 डिग्री सेल्सियस वार्षिक वर्षा होगा। सुग्राही काप मिट्टी होनी चाहिए, ठीक है। लाल दोमट मिट्टी में भी मक्के की खेती की जाती है। महाराष्ट्र मक्का के लिए फेमस है। इस समय कर्नाटक में सबसे ज़्यादा मक्का हो रहा है, ठीक है। मक्का के लिए देखिए, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश 3 राज्यों में होता है। गंगा 101, गंगा 3, हिमालय 123, जवाहर और प्रभात, सब मक्के की किस्में हैं। ज्वार, ठीक है, जौ, देखिए जौ के बारे में, बारले जिसको कहते हैं, 10 से 18 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए। 70 से 90 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा और हल्की दोमट मिट्टी चाहिए। किसके लिए? आपका जौ के लिए। जौ के लिए राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हरियाणा राज्य जौ की कृषि के लिए अनुकूल है। चना में देख लीजिए, आपका चना जो है कि 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए चने के लिए, और वार्षिक वर्षा आपका 40 से 50 सेंटीमीटर वर्षा होना चाहिए। हल्की बलुई मिट्टी होनी चाहिए। मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र चने की खेती के लिए उपयुक्त राज्य हैं। अरहर के लिए तापमान आपका 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान, 40 से 80 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा, काप या काली मिट्टी इसके लिए ज़रूरत है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश में आपको चना उत्पादन, अरहर का उत्पादन होता है। बागानी कृषि में देखिए, चाय के लिए आपका 24 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान, 150 से 250
सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होना चाहिए। सुप्रवाही, गहरी, भुरभुरी, दोमट मिट्टी, ठीक, जीवाश्म युक्त यानी पाला चाय की फसल के लिए हानिकारक होता है। असम, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु राज्यों में चाय की खेती की जाती है। चाय के लिए विशेष रूप से जो पहाड़ का ढलवा युक्त भूमि होता है वो अत्यधिक अनुकूल क्षेत्र होता है। कहवा यानी कॉफ़ी के लिए 16 से लेकर के 28 डिग्री सेल्सियस का तापमान होना चाहिए। 150 से 250 सेंटीमीटर वर्षा होना चाहिए। मिट्टी जो है कि 600 से लेकर के 1500 मीटर ढलान होना चाहिए, मतलब इतनी ऊंचाई पर की जाती है। ठीक, पहाड़ी ढलानों पर सुप्रवाही, ठीक है, सुप्रवाही मतलब जहाँ पे जल अत्यधिक बारिश तो हो, बारिश अत्यधिक हो लेकिन वो आसानी से फिर बह जाए, ठीक है, पानी वहाँ पे रुके नहीं। पौधों की जड़ों में, वनों में दोमट मिट्टी होती है। जो आपका कहवा है कर्नाटक है, असम है, तमिलनाडु में कहवे की खेती की जाती है। प्राकृतिक रबर है, ठीक है, और ये नहीं है कि यहीं पे केवल की जाएगी, और राज्यों में की जाती है, लेकिन अनुकूल यही सब राज्य हैं यहाँ पे। तापमान क्या होगा प्राकृतिक रबर के लिए? 25 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान, 300 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा, सुप्रवाहित लोहा, अमोनिया एवं समृद्ध दोमट मिट्टी होनी चाहिए। केरल, कर्नाटक और त्रिपुरा, केरल, कर्नाटक, त्रिपुरा, ठीक, का प्राकृतिक रबर के लिए अनुकूल है। जो नकदी फसलें हैं उनके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। गन्ना हो गया, ठीक है, गन्ना के लिए जी कैसी अनुकूल मिट्टी होनी चाहिए, तापमान कैसा होना चाहिए गन्ना के लिए? तापमान गन्ने के उत्पादन के लिए आपका 20 से 26 डिग्री सेल्सियस तापमान, 150 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा, दोमट एवं काली मिट्टी होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक आपका इसके लिए फेमस है, ठीक है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक गन्ने की कृषि के लिए अनुकूल है। CO 410, CO 419, CO 431, CO 213 ये गन्ने की प्रमुख किस्में हैं, ठीक है। गन्ना प्रजनन केंद्र कोयम्बटूर में, गन्ना परिषद, ठीक है, गन्ना या शुगर केन परिषद पूछेगा तो शाहजहाँपुर में, चीनी टेक्नोलॉजी या शुगर केन टेक्नोलॉजी कानपुर में, भारतीय गन्ना टेक्निकल संस्थान आपका लखनऊ में हो जाएगा। कपास के लिए आपका 21 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए। 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा, गहरी काली मिट्टी होनी चाहिए। किस्में प्रभानी, गारोनी, कंपटा, बूटी, ये इसकी किस्में हैं। गुजरात, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में कपास की खेती की जाती है। पटसन या जूट 24 से लेकर के 35 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए। वर्षा 125 से लेकर के 20 सेंटीमीटर वर्षा, हल्की बलुई या चीका युक्त दोमट मिट्टी होनी चाहिए। बिहार हो गया, असम हो गया और पश्चिम बंगाल में आपकी कपास की या पटसन की खेती की जाती है, ठीक है। अगले वाले वीडियो में हम लोग भारत की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के बारे में देखेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए।